10th में, तो ग्राफ देखो कैसे पढ़ते हो, दो लाइन यूं स्केच कर दो, एक x लिख दिया और एक आपने क्या लिख दिया, y। तो देखो मैथ में सवाल कैसे सॉल्व करते हो, राम अपने घर से 10 किलोमीटर नॉर्थ में गया, तो देखो 10 किलोमीटर आपने यहां दिखा दिया कि 10 किलोमीटर उत्तर गया, फिर दाहिने मुड़कर 5 किलोमीटर चला। जैसे आपने ये बात लिखी, फिर यहां से यहां इसके घर की दूरी बताते हो या नहीं, राम कितने किलोमीटर चल चुका, 10 और ये 5, क्या ये 15 किलोमीटर की दूरी है, मैंने यूं कवर कर दी। क्या इतनी दूरी में 15 किलोमीटर की दूरी हो सकती है, मैंने ग्राफ ही तो बना रखा है। मैंने क्या बनाया, ग्राफ बनाया। सेम मैंने कह दिया कि देखो ये रही पृथ्वी, तो क्या जनाब मैं पृथ्वी को लाकर यहां रख सकता हूं, मैंने पृथ्वी का क्या बनाया है, ग्राफ। तो वेस्टर्न फिलॉसफी में इसे इन्होंने कहा जियोग्राफी, मींस पृथ्वी को ग्राफ के रूप में पढ़ लेना। ये मैंने ग्राफ ही तो बनाया होगा, मैंने कहा पृथ्वी, तो आप कहोगे सर ये तो पृथ्वी का ग्राफ है, पृथ्वी थोड़ी है। जैसे मैंने कहा ये 10 किलोमीटर गया, ये 5 किलोमीटर गया, तो कहोगे सर ये तो ग्राफ है, ये 15 किलोमीटर की दूरी थोड़ी है, मैं तो हाथ रख दूं ये 15 किलोमीटर ढक गए, हो सकता था या नहीं, कंफर्म। तो जो वेस्टर्न फिलोसफर है इसे जियोग्राफी शब्द कहेंगे, जियो का मतलब पृथ्वी और पृथ्वी को ग्राफ के रूप में स्टडी करना। जबकि इंडियंस इस मेथोलॉजी में क्या कह रहे हैं, भूगोल। इन्होंने इस शब्द को कई बार डिस्कशन में आया कि इंडियंस को क्या ये बात पहले से पता थी कि पृथ्वी का आकार गोल है। तो इस चीज को देखने के लिए आपको मत्स्य पुराण और जो समथिंग, आवाज नहीं आ रही, एक बार चेक कर लेना फिर से। अब आवाज आ रही है, सादा बात, आवाज क्लियर हो तो बता देना। सादा बात, साउंड क्लियर है, देख लेना, ठीक है। अब अगर यहां पर देखें तो मैंने कहा कि रुक रुक कर आ रही, अच्छा एक जस्ट मिनट, बैटरी चेंज कर लें। अब क्लियर है, अब तो नहीं रुक रही, अगर ब्लिंक कर रही हो तो बता देना। क्लियर है, अगर साउंड क्लियर आ रही हो तो आप बता देना। आप सादा बात, फोन करके आप क्लियर, ओके थैंक्स, ओके थैंक्स। तो यहां पर देखें तो आप ये देखते होंगे कि मत्स्य पुराण या वराह पुराण, तो वराह पुराण में किसी चीज को एक ऋषि कैसे लिख रहा होता है, कहता है कि वराह पुराण मीन्स भगवान विष्णु सुअर या वराह का रूप धारण करते हैं और एक राक्षस पृथ्वी को डुबा रहा है। तो वराह पुराण में भगवान विष्णु को सुअर के रूप में, अच्छा अभी भी ब्लिंक कर रही है, देख लेना। तो ये दिखाता है, ओके रिफ्रेश करवा दो। तो क्या दिखाता है कि भगवान विष्णु ने पृथ्वी को उठा रखा है और उस वराह पुराण में सीधा पृथ्वी का आकार गोल दिखाया गया है। कंफर्म, मींस इंडियन मैथोलॉजी में ये एक कॉन्सेप्ट था कि पृथ्वी का आकार कैसा दिखाई दे रहा होगा, गोल। तो ये तो इसे भूगोल कहकर पढ़ेंगे, और जबकि वेस्टर्न फिलोसफर ज्योग्राफी कहकर पढ़ रहे होंगे। तो देखो ग्राफ के बारे में कहूं तो जैसे मैंने यहां पर बाद हमें भी ये मेंशन करके देखना होगा, ये मैंने जो पृथ्वी का स्ट्रक्चर बनाया ये 2D है या 3D है, कितने डायमेंशन में दिखाई देता है, 2D। क्योंकि बोर्ड पर मैं सिर्फ 2 लाइनें खींच सकता हूं, या तो मैं लाइन ऐसे खींच दूं या तो लाइन यूं खींच दूं। अब एक लाइन मुझे यूं खींचनी है तो ये तो नहीं खींच सकता, जिस दिन ये लाइन भी बोर्ड पे खींच दूं समझ लेना स्ट्रक्चर कैसा हो गया, 3D। अभी तक मैंने सिर्फ 2 लाइनें खींची हैं, ठीक। तो बोर्ड पे आप 2 लाइनें ही खींच सकते हो, इसलिए टीचर बोर्ड पर 2D में पढ़ा सकता है या 2 डायमेंशन में। जैसे घर पर आप टीवी देख रहे होते हो, जब घर पे आप टीवी देख रहे होते हो तो देखो फिगर आपको कैसे दिखाई दे रहा है, या तो फिगर यू दिख रहा होगा, फिगर यू दिख रहा है, देखो 2 डायमेंशन में ही दिख रहा है या नहीं। जिस दिन फिगर बाहर निकलता हुआ दिखाई दे समझ लेना फिगर कैसा हो गया, 3D। तो आजकल सिनेमा हॉल में 3D मूवी दिखाई देती है या नहीं, फिगर यू भी दिख रहा है, यू भी दिख रहा है। तो और अचानक जब तलवार चलाई तो आप झुकना शुरू कर देते हो कि मुझे न लग जाए, तो इसका मतलब फिगर बाहर निकला होगा। फिगर कैसा दिखाई दिया, 3D। ये पृथ्वी बाहर तो निकलती हुई नहीं दिखाई दे रही, तो फिगर कैसा हुआ, 2D। कंफर्म। देखो 3D कब होता,
पृथ्वी को मुझे यूं भी तो बनाना होगा, सेम बोर्ड के पीछे भी ले जाकर बनाना होगा या नहीं। जिस दिन ये बना दूं, समझ लेना कि मैंने 3D स्ट्रक्चर बना रखा है। तो पूरी ज्योग्राफी कोई भी टीचर आपको बोर्ड पे पढ़ाए या आप बुक पे पढ़ रहे होंगे, 2 डायमेंशन में ही आपको सारे फिगर दिखाई दे रहे होंगे। कंफर्म। तो देखो, ज्योग्राफी में कुछ ऐसे साइंटिस्ट होंगे जिनका नाम लिया जा रहा होता है। कभी आप एरिस्टोथेनिस का नाम लोगे, तो एरिस्टोथेनिस के बाद कभी हिकेटियस का नाम लोगे, कभी हेरोडेटस का नाम लोगे, कभी टालेमी का नाम लोगे। सभी आ रहे होंगे और अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे होंगे। जैसे कंट्रीब्यूशन की बात करें तो एक नियमित अध्ययन की बात कहें तो एक मिस्र यूनान का एक शख्स होगा जिसका नाम होगा क्लॉडियस टालेमी। क्लॉडियस टालेमी ऊट पटांग नक्शे भी बनाता था। जो फंसा वो समुद्र में घूमता रह गया। निकला ढूंढने अमेरिका और पहुंच गया भारत। भारत ढूंढने निकलोगे अमेरिका पहुंच जाओगे, क्योंकि ऊट पटांग मैप वो बनाता था। लेकिन उसने एक खास काम और किया। पहला ऐसा शख्स था जिसने ब्रह्मांड का अध्ययन करना शुरू किया नियमित रूप से। तो देखो, नियमित रूप से अध्ययन कैसे करता था। खड़ा हो गया, कहा अच्छा सूर्य अभी यहां था, अब यहां आ गया, अब यहां आ गया, अब यहां आ गया, देखो अब डूब गया। देख रहा था या नहीं। रात को क्या किया, अच्छा अभी ये चांद यहां दिख रहा है, अब यहां, यही कर रहा होता था। तारों की भी सिचुएशन देख रहा था। अचानक उसे एक बात समझ में आई कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। क्या लगा उसे, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। सूर्य, चांद, तारे सब इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। बात समझ में आई या नहीं। पृथ्वी को जियो कह रहे हो, ठीक, और जियो ब्रह्मांड के सेंटर में है या नहीं। तो जियो सेंट्रिक कॉन्सेप्ट कह दूं, भू केंद्रीय अभिकल्पना या जियो सेंट्रिक कॉन्सेप्ट पूछे किसने दिया, क्लॉडियस टालेमी ने। जियो सेंट्रिक का मतलब जियो सेंटर में है। किसके सेंटर में है, ब्रह्मांड के सेंटर में। क्योंकि उसे यह लगा कि सभी तारे इसकी परिक्रमा कर रहे हैं, सूर्य इसकी परिक्रमा कर रहा है, चांद इसकी परिक्रमा कर रहा है, तो जियो सेंट्रिक दे दी इसने। बात क्लियर सी समझ में आई। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि ब्रह्मांड का सर्वप्रथम नियमित अध्ययन किसने किया, क्लॉडियस टालेमी। ठीक। एक शख्स आएगा कॉपरनिकस। कॉपरनिकस कहता है मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूं। तो उससे पूछा गया फिर आप क्या बताना चाहते हो। तो देखो उसने क्या बताया कि देखो पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है। तो उससे पूछा गया फिर कौन है ब्रह्मांड के केंद्र में। उसने कहा सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। पृथ्वी एवं अन्य सभी ग्रह, चांद एवं तारे सब सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कंफर्म। पहले वाले शख्स ने क्या बताया था, ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है, पृथ्वी। तो जियोसेंट्रिक कल्पना थी या नहीं। दूसरा शख्स कॉपरनिकस क्या आके बता रहा है कि ब्रह्मांड में कौन है, सूर्य। तो यूरोप में सूर्य को हेलियो कहते हैं। क्या कहते थे, हेलियो। तो हेलियोसेंट्रिक अवधारणा कह दूं, दो अवधारणाएं दिखाई दी, जियोसेंट्रिक और हेलियोसेंट्रिक। हेलियोसेंट्रिक कॉपरनिकस देता है, कहता है सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, पृथ्वी एवं सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसकी सारी बातें तो गलत साबित हुई, बस एक बात सही साबित हुई। देखो इसने कहा कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, यह बात गलत साबित हुई या नहीं। दूसरी बात देखो, सभी चांद तारे जितने हैं सब इसकी परिक्रमा करते हैं, यह बात गलत साबित हुई या नहीं। तीसरी बात देखो, पृथ्वी एवं अन्य सभी ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं, यह बात सही साबित हुई। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले किसने कहा कि पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है, कॉपरनिकस। बात क्लियर सी समझ में आ रही है नहीं। वन बाय वन साइंटिस्ट आते जाएंगे, अपने विचारों को रखते जाएंगे। क्योंकि बात ब्रह्मांड की हो रही थी तो जॉर्ज लेमेंटेयर आएगा, अन्य साइंटिस्ट आएंगे और बताएंगे कि ब्रह्मांड की रचना कैसे होगी। तो कुछ साइंटिस्ट होंगे, उनके कुछ फंक्शंस होंगे, उनकी रिसर्च होंगी। तो उन रिसर्च से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा होता है। जैसे इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को। ज्योग्राफी या भूगोल का पिता किसे कहते हैं, हिकेटियस को। अब जरा रुके रखना, जब कोई शख्स इतिहास का पिता था तो देखो उसने इतिहास में क्या बताया होगा। इतिहास का पिता आपने किसे बताया, हेरोडोटस। अगर हेरोडोटस आपको इतिहास का पिता दिखाई देता है तो देखो ये इतिहास कैसे लिखेगा। कहेगा मैं इस राज्य में गया
तो यहां पर दो नदियों के बीच में एक राज्य था और यहां पर एक पहाड़ था। नदी और पहाड़ की लोकेशन बता रहा है, इतिहास में भूगोल को शामिल कर रहा है या नहीं? तो ऐतिहासिक भूगोल का पिता कौन होगा? हेरोडोटस होगा या नहीं? भूगोल का पिता कौन होगा? हिकेटियस होगा। दोनों के बीच का अंतर समझ में आया नहीं? तो 1 बाई 1 पॉइंट जितने इन्वेंटर्स हैं ज्योग्राफी में, सबसे पहले उन इन्वेंटर्स को हम लिखेंगे, उसके बाद हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे ब्रह्मांड या कॉस्मोस। ठीक, जब ब्रह्मांड को कर लेंगे उसके बाद 1 बाई 1 सेगमेंट जो जिससे रिलेटेड चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग फंक्शन करना शुरू करेंगे। तो ज्योग्राफी में जितने इन्वेंटर्स हैं उनका नाम हम एक तरफ से लिखना शुरू करते हैं, 1 बाई 1 लाइन लिखना, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं। तो जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी में बन रहे हो, तो परिचय या इंट्रोडक्शन में इन सभी साइंटिस्टों के आप नाम लिखना शुरू करोगे। परिचय, परिचय में पहला पॉइंट भूगोल के पिता या फादर ऑफ ज्योग्राफी या जनक, हिकेटियस। भूगोल के जनक या पिता हिकेटियस। सर्वप्रथम सर्वप्रथम ज्योग्राफिका शब्द का इस्तेमाल शब्द का प्रयोग, यह क्वेश्चन पूछा गया है। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है कि सर्वप्रथम ज्योग्राफी या ज्योग्राफिका शब्द का इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया, तो आगे साइंटिस्ट का नाम लिखना, इराटोस्थनीज। सर्वप्रथम ज्योग्राफिया शब्द का इस्तेमाल इराटोस्थनीज के द्वारा किया गया। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। जब ज्योग्राफी या भूगोल का पिता कहे तो जवाब क्या देना है? हिकेटियस। लेकिन जब आधुनिक भूगोल के पिता का नाम पूछे तो हमें बताना है वॉन हम्बोल्ट का नाम, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो नेक्स्ट में लिखना आधुनिक भूगोल का जनक। कौन सा? सर्वप्रथम हाँ, एराटोस्थनीज। हाँ, ज ठीक है, एराटोस्थनीज। नेक्स्ट में लिखना आधुनिक भूगोल का पिता। आधुनिक भूगोल का पिता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इन्होंने एक वाटर करंट भी ढूंढी थी। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट इज द फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट, ऐतिहासिक भूगोल का पिता। तो जो इतिहास का पिता होगा, रेगुलर क्वेश्चन पूछा जाता है हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री। जब पूछा जाए इतिहास का पिता तो हमें नाम किसका लेना है? हेरोडोटस का। कंफर्म। तो मैंने बताया कि जब वो इतिहास लिख रहा था तो पहाड़ और नदियों की भी चर्चा करेगा या नहीं, और जैसे उसने पहाड़ और नदियों की चर्चा की इसका मतलब वो ज्योग्राफी की चर्चा कर रहा था। तो ऐतिहासिक भूगोल का पिता या हिस्टोरिकल ज्योग्राफी का फादर किसे कहेंगे? हेरोडोटस को। नेक्स्ट में ऐतिहासिक भूगोल। ऐतिहासिक भूगोल का पिता हेरोडोटस।
ये सभी पॉइंट्स लिखते जाना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके रेलवे में भी पूछ रहा होता है, आपके एसएससी में भी पूछ रहा होता है। ये आपके पॉइंट्स हैं डायरेक्ट क्वेश्चन के इंट्रो में। तो जितने ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं इन सबका नाम लिखते चले जाओ। इसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, आराम कुर्सी वाला भूगोल वेत्ता किसे कहा जाता है? मिस कुर्सी पर ही बैठकर भूगोल लिख रहा होता था, कार्ल रिटर। ठीक, आराम फरमाता रहता था, कुर्सी पर बैठकर सोच रहा होता था कि भूगोल कैसी होगी और ज्योग्राफी कैसे होगी, तो उसको उपनाम दे दिया जाता है कि आराम कुर्सी वाला भूगोल वेत्ता। और यह क्वेश्चन आपके एसएससी में पूछा हुआ है। तो नेक्स्ट लाइन में लिखना, आराम कुर्सी वाला भूगोल वेत्ता आराम कुर्सी वाला भूगोल वेत्ता मतलब जिसे नॉलेज हो। आराम कुर्सी वाला भूगोल वेत्ता मतलब जानकार की उपमा किसे दी गई? तो कार्ल रिटर। नाम लिखना, कार्ल रिटर। और ये क्वेश्चन पूछा गया है। इन सबको इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पूछ देता है। फिर जब आप ज्योग्राफी के प्रॉपर चैप्टर पढ़ रहे होते हो तो ये पॉइंट्स नहीं मिल रहे होते। तो जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पॉइंट में इंट्रोडक्शन में बन रहे हैं उन सभी पॉइंट्स को लिखते चलो। नेक्स्ट में, नियो डिटर्मिनिज्म या नौ निश्चयवाद का पिता किसे कहा जाता है? तो नौ निश्चयवाद का पिता कहा जाएगा आपके ग्रिफिथ टेलर को। नौ निश्चयवाद ना नव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नव निश्चयवाद का पिता नौ निश्चयवाद का पिता या फादर ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म, नौ निश्चयवाद का पिता लिखना ग्रिफिथ टेलर। सादा बात क्लियर है या नहीं वाइस? ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछे गए क्वेश्चंस में से एक है कि नौ निश्चयवाद की अभिकल्पना या हाइपोथेसिस किसके द्वारा दी गई? तो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। कंफर्म। देखो नौ निश्चयवाद था क्या, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। स्टॉप एंड गो। बात समझ में आई या नहीं? देखो ये भूगोल वेत्ता क्या कहता है। आप अपना माइक बंद कर देना सादाबाद, आवाज यहां पर ब्लिंक कर रही है। तो देखो नौ निश्चयवाद में ये क्या कहता है? स्टॉप एंड गो। तो स्टॉप एंड गो कौन करता है? ट्रैफिक पुलिस। ये कहता है कि ये जो नेचर या प्रकृति है ये ट्रैफिक पुलिस की तरीके है, चौराहे पर चीजों को रोकेगी फिर परमिशन देगी कि आप आगे बढ़ो। कंफर्म। तो नौ निश्चयवाद में जो इसने हाइपोथेसिस दी या परिकल्पना दी, तो नियो डिटर्मिनिज्म की जो परिकल्पना है इसे कहा जाता है रुको एवं जाओ सिद्धांत। स्टॉप एंड गो हाइपोथेसिस प्रोपाउंड बाय ग्रिफिथ टेलर। तो इसने प्रकृति को क्या बताया? ट्रैफिक पुलिस। आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टॉप एंड गो की परिकल्पना किसके द्वारा दी गई? तो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। तो पूछे नौ निश्चयवाद क्या है, तो क्या लिखोगे? प्रकृति का रुको एवं जाओ सिद्धांत। स्टॉप एंड गो, रुको एवं जाओ सिद्धांत। और यह डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टॉप एंड गो थ्योरी किसके द्वारा दी गई? तो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। प्रकृति का रुको एवं जाओ सिद्धांत बहुत ही चर्चित ज्योग्राफर है, तो इसका क्वेश्चन रेगुलर पूछ दे रहा था। स्टॉप एंड गो, जब स्टॉप एंड गो कह रहा है तो कह सकता है आपसे कि प्रकृति को ट्रैफिक पुलिस किसने कहा था? तो ऐसा ही कहेंगे या नहीं? ग्रिफिथ टेलर अगर कह रहा है रुको और जाओ, तो रुकने और जाने का काम कौन कर रहा होगा? ट्रैफिक पुलिस। तो प्रकृति को ट्रैफिक पुलिस कौन बता रहा होगा? ग्रिफिथ टेलर। तो ये जो प्रकृति दिखाई देती है इसकी नजर में क्या है? ट्रैफिक पुलिस। सभी ये इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है जो रेगुलर पूछे गए हैं, तो इन सभी क्वेश्चन को आप राइट डाउन करते चलना। सादा बात
क्लियर है? ओके ओके ओके। हो गया। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मापक के आधार पर ड्यू टू मेजरमेंट, नो डाउट जो आपके मैप्स थे वो टालेमी भी बना रहा था, अन्य लोग भी बना रहे थे। एक शख्स होगा एनेक्सीमेंडर, क्या नाम होगा? एनेक्सीमेंडर ने पहली बार मापक के आधार पर विश्व का पहला मैप बनाया। तो देखो किस आधार पर बनाएगा। मान लो उसने लिख दिया कि 1 मीटर बराबर 100 किलोमीटर, तो एक मापक बता दिया या नहीं? कि जब आप उसके मैप को देखना तो आप 1 मीटर का मतलब इतना समझोगे या 1 सेंटीमीटर का मतलब 200 किलोमीटर समझोगे, तो एक मापक बता रहा है या नहीं? तो मापक के आधार पर सबसे पहले विश्व का मैप एनेक्सीमेंडर के द्वारा बनाया गया। और यह क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, सर्वप्रथम मापक के आधार पर सर्वप्रथम मापक के आधार पर सर्वप्रथम मापक के आधार पर विश्व का मानचित्र। एनेक्सीमेंडर। एनेक्सीमेंडर के द्वारा बनाया गया। सर्वप्रथम मापक के आधार पर विश्व का मानचित्र एनेक्सीमेंडर के द्वारा बनाया गया। ज्योग्राफी का फादर कौन नजर आया? हिकैटियस। ऐतिहासिक भूगोल का पिता हेरोडोटस। फिर आपसे पूछेगा सिस्टमेटिक ज्योग्राफी, सब मनमाने तरीके से चीजों को लिखते जा रहे थे, तो एक शख्स आकर बताया गया कि इस ज्योग्राफी को सिस्टमेटिक वे में भी पढ़ा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे व्यवस्थित भूगोल का पिता। नेक्स्ट में लिखना व्यवस्थित भूगोल का जनक या पिता। व्यवस्थित भूगोल का जनक। और ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रेगुलर पूछ रहा होता है। इरेटोस्थनीज। हु इज द फादर ऑफ सिस्टमैटिक ज्योग्राफी? एराटोस्थनीज। क्या? हाँ बिल्कुल, वो तो पॉइंट मैंने आपको लिखा है ना कि सबसे पहले ज्योग्राफिया शब्द इस्तेमाल किसने किया? एराटोस्थनीज। तो सिस्टमैटिक ज्योग्राफी का भी फादर किसे कहा जा रहा है? एराटोस्थनीज को। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना भौतिक भूगोल का पिता। हु इज द फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी? भौतिक भूगोल का पिता या जनक? भौतिक भूगोल का जनक या पिता। हु इज द फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी? पोलियोडोनिस। नाम लिखना इनका पोलिडोनियस। पोलिडोनियस। भौतिक भूगोल के पिता पोलिडोनियस। क्षेत्रीय भूगोल के जनक मीन्स फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी। क्षेत्रीय भूगोल के जनक कार्ल रिटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्षेत्रीय भूगोल के जनक हु इज द फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी? क्षेत्रीय भूगोल के जनक कार्ल रिटर। क्षेत्रीय भूगोल के जनक कार्ल रिटर।
जो ग्लोब आप अपनी मेज पर देख रहे होते हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम ग्लोब किसने बनाया, तो इसका मतलब ग्लोब का भी जनक होगा, तो बैहम है। तो नेक्स्ट में लिखना विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बैहम। विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बैहम। विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बैहम। क्वेश्चन पूछा जा चुका ना, अब ये नहीं पूछेगा कहां के है, क्योंकि कितनों का ढूंढोगे, ढूंढ ढूंढ के थक लोगे कि ये यहां का है वो वहां का है। बस डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछेगा कि विश्व का पहला ग्लोब किसने बनाया, भारत का पहला मैप किसने बनाया, विश्व का पहला मैप किसने बनाया, सारे लिखवाऊंगा। बस 1 बाई 1 लिखते चलो। कोई भी ऐसे अड़ंग बड़ंग क्वेश्चन आए तो आपको ये हो कि मुझे पता है, ठीक है। मार्टिन बैहम के बाद नेक्स्ट देखो, लिखो वातावरण का प्रणेता। मिस सबसे पहले वातावरण के बारे में इंट्रोडक्शन कौन दे रहा है, तो हेरोडोटस दे रहा होगा, जबकि हेरोडोटस को आपने हिस्ट्री का फादर कहा था या नहीं, ठीक। तो यहां पर वातावरण का प्रणेता, प्रणेता को क्या कहते हैं, मतलब इंट्रोड्यूसर ऑफ, नहीं नहीं नहीं, प्रेरणा देना क्या होता है, नहीं कुछ और होगा, नहीं नहीं वो तो ट्रांसलेशन है, फिर भी लिख लो वातावरण के प्रणेता हेरोडोट्स। नहीं मोटिवेशन ऑफ इन्वायरमेंट, नहीं नहीं आप लिख लो प्रणेता, फिर देख लूंगा इसका क्या है। वातावरण के प्रणेता हेरोडोटस। वातावरण के प्रणेता, जो आप इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ रहे होते हो, हेरोडोट्स। वातावरण के प्रणेता है हेरोडोट्स। नेक्स्ट में किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई थी। किताब उल हिंद पहली ऐसी किताब थी जो भारत की ज्योग्राफी के बारे में बता रही होती है, अल बरूनी। यह क्वेश्चन कम से कम 50 बार पूछा गया है, तो इस नेक्स्ट पॉइंट को भी मेंशन करना। किताब उल हिंद का लेखक अल बरूनी 1030 ईस्वी में भारत में आता है और इस किताब का नाम लिखता है, और उसी किताब में पहली बार एक शब्द का प्रयोग करेगा। अरबी भाषा का शब्द है मानसून। क्या शब्द इस्तेमाल करता है, मानसून। तो यह क्वेश्चन भी पूछता है मानसून किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। किसने इस्तेमाल किया, अल बरूनी ने। किस पुस्तक में, किताबुल हिंद में। तो नेक्स्ट लिखना किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक किताब उल हिंद। ब्रैकेट में लिखना भारत का भूगोल। किताब उल हिंद ब्रैकेट में लिखना भारत का भूगोल। राइटर का नाम लिखना अल बरूनी। एक 1030 ईस्वी में इसने यह पुस्तक लिखी थी और इसने मानसून शब्द इसमें प्रयोग कर रखा है। तो सबसे पहले मानसून शब्द का प्रयोग सिर्फ भारत के लिए किया गया है इसी पुस्तक में, और मानसून अरबी भाषा का शब्द है। क्या, भारत की, भारत की। अगर भारत के बारे में ज्योग्राफी की पहली अगर बुक किसी ने लिखी तो अल बरूनी ने लिखी है, और उस किताब का नाम है किताब उल हिंद। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इस किताब का नाम ही अरबी में है, किताब हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया कह नहीं सकते इसे। इसे जो शब्द लिखा हुआ है, जैसे किताब तो पारसी भाषा का शब्द है, ठीक। और जब इसने इस पुस्तक का नाम ही लिख रखा है किताबुल हिंद, तो आप इंग्लिश में पढ़ो या फ्रेंच में पढ़ो या किसी में, इसे कहोगे किताबुल हिंद ही, ठीक। हु इज द राइटर ऑफ किताबुल हिंद, देन यहां पर क्या लिखोगे, अल बरूनी। कब लिखा, 1030 में। और मानसून को भी मानसून ही लिखोगे। मानसून का इंग्लिश वर्ड नहीं होता, क्योंकि मानसून किस भाषा का शब्द है,
अरबी भाषा का शब्द है, लिख लेना। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट में लिखना भारत का प्रथम मानचित्र किसके द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में भारत का प्रथम मानचित्र भारत का प्रथम मानचित्र जो फर्स्ट मैप था भारत का, यह एन बिले के द्वारा बनाया गया था। यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि भारत का सर्वप्रथम मानचित्र किसके द्वारा बनाया गया, तो एन बिले 1752 सन 1752 में एन बिले के द्वारा भारत का सर्वप्रथम मानचित्र बनाया गया। और विश्व का जो मानचित्र सर्वप्रथम बनाया गया, विश्व का मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को किसने दर्शाया था, तो टॉलेमी ने। विश्व के मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को दर्शाया। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि टॉलेमी मनमाने तरीके से बनाता रहता था, सभी उल्टा पुल्टा बना दिया। आदमी निकला तो था भारत की खोज में और पहुंच गया संयुक्त राज्य अमेरिका। तो जो अमेरिका की खोज हुई थी वो एक गलत मैप के डायरेक्शन की वजह से हुई थी। तो टॉलेमी ने अपने मैप में दिखा रखा था कि ये रहा भारत। अब जो नाविक वो मैप लेकर निकला वो भारत की जगह अमेरिका पहुंच गया। कंफर्म। तो सबसे पहले विश्व के मानचित्र पर अगर भारत को किसी ने दर्शाया था तो क्लॉडियस टॉलेमी। क्लॉडियस टॉलेमी के द्वारा विश्व के मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को दर्शाया जाता है। क्लॉडियस टॉलेमी। नेक्स्ट में लिखना भारतीय सर्वेक्षण विभाग, क्योंकि जितने भी मैप तैयार होते हैं ये इंडियन सर्वे डिपार्टमेंट के द्वारा तैयार होंगे। इसकी स्थापना कब की गई और किसके द्वारा की गई, तो नेक्स्ट लाइन में लिखना भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना सन 1769। भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारतीय सर्वेक्षण विभाग स्थापना सन 1769 1769 और इसका काम होगा भारत के मैप को तैयार करना। तो इसकी स्थापना जो की गई थी जनरल रेनेल के नेतृत्व में। जनरल रेनेल भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना सन 1769 में जनरल रेनेल के नेतृत्व में की गई। क्यों? किसे? इंडियन सर्वे डिपार्टमेंट। ठीक है, तो यह भारतीय सर्वे डिपार्टमेंट है जो भारत का मैप तैयार करेगा। नेक्स्ट में लिखना जलयानों एवं समुद्री यानों, जलयानों या समुद्री यातायात के लिए, जलयानों या समुद्री यातायात के लिए किस प्रोजेक्ट या प्रक्षेप का प्रयोग किया जाता है। जलयानों या समुद्री यातायात यह क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस में पूछा गया है। जलयानों या समुद्री यातायात के लिए किस प्रोजेक्ट या प्रक्षेप का प्रयोग किया जाता है। मार्केटर, मार्केटर प्रोजेक्ट या मार्केटर प्रक्षेप।
एक मशीन होती है, मीन्स एक यंत्र है। क्योंकि जब आप समुद्र में चलोगे तो नॉर्मल जब आप जमीन पर हो तो देखना आपको आसमान और धरती एक जगह मिलते दिखाई देते हैं या नहीं। जब तक मार्केटर का इस्तेमाल नहीं करोगे समुद्र तो आपको यूं चढ़ता हुआ दिखाई देगा। जब आप शिप से चलोगे तो लगेगा समुद्र चढ़कर आसमान को छू रहा है, यहां तो आपको लगता है आसमान आकर धरती को छू रहा है। तो मार्केटर का प्रयोग कर रहे होंगे ताकि डायरेक्शन इधर से उधर ना हो, आप दूरी सही पता लगा सको, तो मार्केटर प्रक्षेप का प्रयोग किया जाता है। यूपी पीसीएस में आपका डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है कि जलयानों या समुद्री यातायात के लिए किस प्रोजेक्ट या प्रक्षेप का इस्तेमाल किया जाता है, तो मार्केटर प्रोजेक्ट या मार्केटर प्रक्षेप। मार्केटर प्रक्षेप या मार्केटर प्रोजेक्ट। सादा बात, आवाज क्लियर है या नहीं? प्रोजेक्ट जैसे फिजिक्स में पढ़ते हो प्रक्षेप, ठीक, ये सिर्फ एक यंत्र है जिसके माध्यम से आप दूरी जो सामने की डिस्टेंस काउंट कर रहे होते हो इसी के द्वारा काउंट कर लेते हो। क्योंकि वहां पर एंगल के अनुसार समुद्र यूं उठता हुआ दिखाई दे रहा होता है, तो भ्रम ना हो तो इस प्रोजेक्टर का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट का इस्तेमाल सही डायरेक्शन के लिए तो कैंपस का इस्तेमाल करेंगे, सही दूरी मेंशन करने के लिए मार्केटर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट में लिखना, एक क्वेश्चन एनालेमा से पूछ रहा होता है, वैसे छोड़ दो, ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्टली पूछ रहा होता है आईएएस लेवल में। तो एनालेमा क्लॉडियस टालेमी की रचना है, पूछ लेता है कि एनालेमा किसकी रचना है, तो क्लॉडियस टालेमी की रचना है। देन वी हैव टू डजंट मैटर। नेक्स्ट अगर देखें तो मैंने ये कहा था कि इसके बाद हम चैप्टर जो ये खास इन्वेंटर्स थे जिनसे आपके क्वेश्चंस बन रहे होते थे कि ज्योग्राफी का फादर कौन होगा या रीजनल ज्योग्राफी का फादर कौन होगा, आधुनिक भूगोल का पिता कौन हो, ऐतिहासिक भूगोल का पिता कौन हो, ये एक ऐसे ब्लफ क्वेश्चंस होते हैं जो कई बार आपके सामने एग्जाम में अटेंडम आ सकते हैं। ऐसे अटेंडम क्वेश्चंस को आप एक से दो बार जब आप रिमाइंडर पे लोगे तो ये पॉइंट्स आपको ऑटोमेटिक याद होंगे कि पहली बार विश्व का मैप कौन बना रहा है, पहली बार विश्व के मैप पे भारत को कौन दर्शा रहा है, तो भारत का मैप पहली बार कौन बना रहा है, मापक के आधार पर विश्व का मैप कौन बनाएगा। इस प्रकार के जो क्वेश्चन फैक्ट टाइप है इनका एक ही तरीका है, 2 से 3 बार रिमाइंडर कर दो, ये क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगे। फर्स्ट चैप्टर जो हम ज्योग्राफी में स्टार्ट करेंगे, ब्रह्मांड या कॉस्मोस। कंफर्म, तो पहले चैप्टर का नाम लिखना ब्रह्मांड या यूनिवर्स या कॉस्मोस। ब्रह्मांड या यूनिवर्स, ब्रह्मांड या यूनिवर्स, कई बार कॉस्मोस भी लिख देता है। लिख चुके। टाइम टाइम पर कई लोग आएंगे और अपने बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहे होंगे कि ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। हर व्यक्ति अपने अनुसार चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा कि ब्रह्मांड कैसे बनता है। तो कोई आकर स्टेडी सिद्धांत दे देगा, स्टेडी थ्योरी मींस दोलन सिद्धांत, कोई आकर साम्यावस्था सिद्धांत दे देगा, कोई आकर बिग बैंग थ्योरी दे रहा होगा। बिग का मतलब बड़ा और बैंग का मतलब धमाका। कंफर्म सी बात समझ में आई या नहीं? बिग का मतलब बड़ा और बैंग का मतलब धमाका। एक पादरी होगा जॉर्ज लेमेंटेयर, तो जॉर्ज लेमेंटेयर को यह लगता है कि ब्रह्मांड की रचना कैसे हो। आकाश में देख रहा था तो उसे क्या लगता है कि तारे ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी से दूर जा रहे हैं। लगातार देखना तारे गति कर रहे होते हैं, तो उसे क्या समझ में आया कि जब सारी चीजें दूर जा रही हैं इसका मतलब ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। तो देखो जॉर्ज लेमेंटेयर क्या कहता है, आधुनिक थ्योरी जॉर्ज लेमेंटेयर की ही मानी जाती है कि ब्रह्मांड की रचना कैसे हो। इसने कहा ये जो आज आपको इतना बड़ा ब्रह्मांड दिखाई देता है ये पूरा ब्रह्मांड एक पॉइंट में सिमटा हुआ था। तो एक पॉइंट में ब्रह्मांड को रख ले। कंफर्म मींस पूरे ब्रह्मांड की संपूर्ण एनर्जी और मास ये सभी एक पॉइंट में थे। ठीक, कहता है एक बिंदु पर थे, अत्यधिक ऊर्जा या एनर्जी के कारण इस पॉइंट में विस्फोट होगा और जैसे विस्फोट होगा सारा मैटर और एनर्जी निकलेंगे और ये फैलना शुरू कर देते हैं। कंफर्म, जब विस्फोट हुआ तो एनर्जी फैलाव कर रही है या नहीं?
अब जैसे आप एक रबड़ लो, रबड़ में ताकत दो, एनर्जी तो देखो यूं फैलाव करेगी, और ताकत हटाते ही फिर यूं आएगी या नहीं। तो जॉर्ज लेमेंटेयर क्या कहता है, आज विस्फोट हुआ है, ब्रह्मांड आज फैलाव कर रहा है, जिस दिन एनर्जी खत्म हो जाएगी ये ब्रह्मांड फिर इकट्ठा होकर एक पॉइंट में तब्दील हो जाएगा। हाइपोथेसिस है, परिकल्पना, जिसे सिद्ध न किया जा सके, विचारधारा। हाँ अब बोलो। इसीलिए तो हाइपोथेसिस कह रहा हूं। साइंस 3 शब्दों पे चलती है। हाइपोथेसिस मतलब मैंने कल्पना की कि ऐसा हो सकता है, मैंने कल्पना की एक ऐसी चीज बनाऊंगा जिसमें बैठ के लोग उड़ेंगे। जब तक साकार नहीं करूंगा तब तक परिकल्पना है या नहीं? तो क्या कहते हो परिकल्पना को? हाइपोथेसिस मीन्स परिकल्पना। इस परिकल्पना को साकार कर दो ना। साकार को ही क्या कहते हो? प्रूफ कर दिया। साइंस में चीजों को प्रूफ करते हो या नहीं? जब परिकल्पना साकार हो जाए या प्रूफ हो जाए तो नियम बन जाती है। अब इसे प्रूफ करे कौन कि ब्रह्मांड का निर्माण ऐसे हुआ? किसी को कुछ नहीं पता। आज तक आपके धरती पर कहां क्या चीजें हैं ये तो पता चल ही नहीं पाया। पूरे ब्रह्मांड की तो बात अलग सी है, लेकिन व्यक्ति सोचेगा और अपने तर्क देगा। तो जॉर्ज लेमेंटेयर ने भी अपना तर्क दिया बिग बैंग का। 3 महीने पहले जो है कई ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसे गलत साबित करने की कोशिश की कि आधुनिक थ्योरी में आपने इसे प्रेफरेंस बना रखा है, लेकिन हम नहीं मानते। अगर वो नहीं मानते तो नया सिद्धांत देंगे, लेकिन उस सिद्धांत को भी उन्हें प्रूफ करना होगा या नहीं? जब प्रूफ कर देंगे तो वो क्या बन जाता है? नियम। साइंस में रूल्स पढ़ते हो या नहीं? गति का नियम, ये नियम, वो नियम, जो प्रूफ हो गया वो क्या बन गया? नियम बन रहा होगा। और जब तक प्रूफ नहीं है तब तक क्या है? हाइपोथेसिस, परिकल्पना। इसीलिए पहले शब्द मैंने क्या इस्तेमाल किया था? परिकल्पना। ठीक। सिलाई की मशीन का आविष्कार कैसे हुआ? बेचारा दर्जी था, दिन भर हाथ से मशीन सिलता था कपड़े, सोचता था कितने कपड़े सिलूंगा, घर का पेट तक नहीं चला सकता। उसने सोचा एक ऐसी मशीन बनाऊं कि धड़ाधड़ शाम तक 40-50 कपड़े सिल दूं। दिन रात सोच रहा होता था, कई प्रयोग करता था, क्योंकि अपने सपने में खोया हुआ था। रात को सोया हुआ था तो उसने क्या देखा कि एक आदिवासी भाले से उस पर हमला कर रहा है और उसकी हत्या करने जा रहा है। डर से उठ गया। डर से उठने के बाद मशीन का आविष्कार होने जा रहा था। उसने ये देखा कि वो जिस भाले से उस पर हमला कर रहा था उस भाले के नोक में छेद था। उसने पहला काम सुई में छेद किया, अब सिलाई मशीन बन चुकी थी। हाइपोथेसिस, परिकल्पना। परिकल्पना को साकार कर दो, नियम बन जाएगा। इसलिए ब्रह्मांड के केस में मोस्टली हाइपोथेसिस है, रूल नहीं है। ठीक। जब रूल नहीं दिखाई दे रहा है तो कई बार यह कहा जाता है कि टाइम स्टॉप भी करता है। मींस कई जगह ऐसा है जहां समय रुक जाता है, तो जाहिर सी बात उसे फिर प्रूफ करना होगा। अगर उसे प्रूफ कर दिया गया तो फिजिक्स की इस समय जितने कॉन्सेप्ट हैं वो चेंज करने पड़ जाएंगे। कहा जाता है ब्लैक होल्स में टाइम रुकता है, तो ब्रह्मांड में आपको ब्लैक होल्स भी पढ़ना है इस चैप्टर में, न्यूट्रॉन स्टार भी पढ़ना है। एक क्वेश्चन आईएएस में डायरेक्ट पूछ दिया था, किस तारे से लगातार टिक टिक की आवाज आती रहती है? यह क्वेश्चन देकर उसने स्टार्स के नाम लिख दिए थे। न्यूट्रॉन स्टार ये बताता है कि मैं न्यूट्रॉन स्टार हूं, पल्स लगातार आएंगी, और जब आवाज टिक टिक की रिकॉर्ड होती है इसका मतलब इट्स गोइंग टू बिकम है ना न्यूट्रॉन स्टार, और अब ये कन्वर्ट होगा ब्लैक होल्स में। ठीक। तो जितने कॉन्सेप्ट हैं सब आपके इस ब्रह्मांड चैप्टर में आएंगे। 1 बाय 1 एक एक टॉपिक को कराता चलूंगा। तो देखो, जैसे सबसे पहले इसने बिग बैंग थ्योरी दी, तो इसको क्या लगता है कि पूरे ब्रह्मांड का जितना भी द्रव्यमान है ये सब कुछ एक पॉइंट में था। इतनी ज्यादा एनर्जी हो गई कि विस्फोट हो गया, और विस्फोट होते ही पूरा द्रव्यमान पूरे अंतरिक्ष में फैल गया, और इसी द्रव्यमान से ग्रह, सूर्य, तारे, आकाश गंगा, इन सभी चीजों का निर्माण हुआ। जब तक ये एनर्जी फैलाव जारी रखेगी ब्रह्मांड का फैलाव होता रहेगा। इसका मतलब ब्रह्मांड का फैलाव आज भी हो रहा है। जिस दिन एनर्जी कोलैप्स होगी या समाप्त होगी तो जाहिर सी बात है यह ब्रह्मांड फिर सिकुड़ना शुरू करेगा और एक पॉइंट में आकर इकट्ठा होगा। यह बात बिग बैंग थ्योरी कहती है या महाविस्फोट सिद्धांत कहता है, जो जॉर्ज लेमेंटियर के द्वारा दिया गया। तो हम 1 बाय 1 आना शुरू करें कि लोगों ने किस प्रकार से कौन कौन से सिद्धांत दिए। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछता है, क्योंकि चैप्टर का नाम आपने क्या लिख रखा है? ब्रह्मांड। तो पहला क्वेश्चन यही रखेगा कि ब्रह्मांड का सर्वप्रथम नियमित अध्ययन, सिस्टमेटिक स्टडी किसने शुरू की? क्लॉडियस टालेमी ने।
कंफर्म। तो पहला पॉइंट लिखना, ब्रह्मांड का सर्वप्रथम नियमित अध्ययन। और यह क्वेश्चन आपके एसएससी से लेकर यूपी पीसीएस और अन्य पीसीएस के एग्जाम में रेगुलर पूछा गया है कि ब्रह्मांड का नियमित अध्ययन सर्वप्रथम किसने शुरू किया। तो पहला पॉइंट लिखना, ब्रह्मांड का नियमित अध्ययन या सिस्टमैटिक स्टडी सर्वप्रथम क्लॉडियस टालेमी। ब्रह्मांड का सर्वप्रथम नियमित अध्ययन क्लॉडियस टालेमी के द्वारा किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब जब ब्रह्मांड का अध्ययन क्लॉडियस टालेमी कर रहा था तो एक सिद्धांत देगा। ठीक, सिद्धांत क्या देगा? मैंने आपसे बताया कि क्लॉडियस टालेमी लगातार आसमान पे नजर रख रहा था, इसका एक ही काम बचा हुआ था। देखा अभी सूर्य यहां है, अब यहां है, अब यहां है, अब यहां आ गया, तो इसे लगा अच्छा सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। कंफर्म। रात को इसने चांद या सितारों को देखा, कहा अभी यहां है, अब यहां है, अब यहां है, इसका मतलब ये भी चक्कर लगा रहे हैं। तो इसके समझ में क्या आया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, सूर्य, चांद, तारे ये सभी पृथ्वी की क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। अगर पृथ्वी केंद्र में है तो जियोसेंट्रिक कह सकता हूं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है जियोसेंट्रिक अवधारणा किसके द्वारा दी गई? तो किसके द्वारा दी गई? क्लॉडियस टालेमी। तो नेक्स्ट लाइन में लिखना जियोसेंट्रिक या भूकेंद्री अवधारणा, जियोसेंट्रिक अवधारणा टालेमी के द्वारा दी गई। जियोसेंट्रिक अवधारणा टालेमी के द्वारा प्रदान की गई, या जियोसेंट्रिक थ्योरी प्रोपाउंड बाय टालेमी। हो गया। नेक्स्ट में देखो तो यहां पर हेडिंग में ही लिख सकते हैं जियोसेंट्रिक। या भूकेंद्री अवधारणा, हेडिंग में लिखना जियोसेंट्रिक या भूकेंद्री, क्योंकि यह क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ रहा होता है कि किसने बताया था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। तो नाम हमें किसका लेना है? टालेमी का। और इस अवधारणा को आप क्या कह रहे हो? जियोसेंट्रिक। टालेमी के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, सूर्य, सभी तारे एवं ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। अब इसकी बात को कट कौन करेगा? इसकी बात को कट करेगा कॉपरनिकस। कंफर्म। कॉपरनिकस आके कहता है मैं आपकी बात नहीं मानता, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है, सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। क्या थ्योरी है? अब उस समय बेचारे के पास कौन सा गूगल था? विचार थे। अब उसे यह लगा कि धरती पर बैठा हुआ था तो लग रहा था सूर्य चारों तरफ घूम रहा है, पूर्व में निकला और घूमते घूमते पश्चिम में जाके अस्त हो गया, तो उसे लगा कि देखो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। जैसे एक आम व्यक्ति सोचता है, उसने सोचकर लिख दिया लाइन में। जब लिख दिया तो उसने यह भी कह दिया कि सभी पृथ्वी की परिक्रमा। बड़ा तेजी से बोल जा रहे हो, आवाज नहीं समझ में आ रही। क्या बाकी ग्रहों का कैसे पता लगाया? दिन रात तो इसका काम ही क्या था?
एक शनि ग्रह ऐसा है जो अंतिम ग्रह है, जो आपको धरती से स्वतंत्र रूप से वहां तक देख सकते हो, उसके आगे आपको दूरबीन की जरूरत होती है। तो प्लैनेट्स के बारे में जानकारी इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स को भी थी, उन्हें भी थी, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें भी पता था कि कुछ ग्रह हैं जो पृथ्वी के साथ साथ परिक्रमा कर रहे होते हैं। तो उसे ये लगा कि ये ग्रह भी सूर्य की पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। तो जैसे उसने ये बताया, तो ये तो जियोसेंट्रिक अवधारणा हो गई। नेक्स्ट अवधारणा, इनको कट कौन करेगा? कॉपरनिकस। तो नेक्स्ट में लिखना, कॉपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक कॉपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक अवधारणा प्रस्तुत की। कॉपरनिकस प्रोपाउंड हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। कॉपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक अवधारणा प्रस्तुत की। और जैसा मैंने आपसे बताया कि यूरोप में पहले सूर्य को हेलियो देवता के नाम से जाना जाता था। तो हम नेक्स्ट हेडिंग में लिखेंगे हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। नेक्स्ट में लिखना हेलियोसेंट्रिक अवधारणा लिख चुके। हेलियोसेंट्रिक अवधारणा में लिखना, कॉपरनिकस के अनुसार सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। सभी तारे एवं ग्रह, सभी तारे, पृथ्वी एवं ग्रह इसकी परिक्रमा heliocentric theory propounded by Copernicus. According to Copernicus, all stars, Earth and planets revolve around the sun. कंफर्म हो यहां तक? देखो, इसकी कितनी बातें गलत साबित होंगी और एक बात सही साबित हो जाएगी। इसके इस पॉइंट में देखना शुरू करो। कॉपरनिकस के अनुसार सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, गलत बात साबित हुई या नहीं? सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में तो था नहीं, इसका यह पॉइंट गलत हो गया। कहता है सभी तारे, पृथ्वी एवं सभी ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। सारी बातें गलत हो गई, लेकिन यह तो एक सही बात निकल आई। पृथ्वी किसकी परिक्रमा कर रही है? सूर्य की। यह बात कौन बता रहा है? कॉपरनिकस। तो यह क्वेश्चन रेगुलर पूछा जाता है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, यह बात किसने बताई? कॉपरनिकस। लिख लेना, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। यह बात कॉपरनिकस। ऐसे उड़े यहां तक। अब रात में आकाश देख रहे होते हो या नहीं? ठीक, चलो, जब आकाश देख रहे हो
तो जितना आकाश दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं दृश्य पथ, मीन विजुअल पाथ। जो आप देख सकते हो आकाश, वो आपका दृश्य पथ है या नहीं? जितना आकाश देख रहे हो, अगर वहां तक आपको पहुंचना है तो आपको 250 करोड़ प्रकाश वर्ष लगेंगे। कंफर्म? तो देखो इस 250 करोड़ प्रकाश वर्ष का मतलब क्या हो। प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है या नहीं? तो अब हमें यह देखना है कि 250 करोड़ वर्ष में कितनी दूरी तय करेगा। बात समझ में आई? प्रकाश 1 सेकंड में कितना गया? 3 लाख किलोमीटर। तो 250 करोड़ वर्ष में जितनी दूरी पहुंचेगा उतना आसमान आप देख रहे होते हो। यह दृश्य पथ की रेंज है। इसका मतलब ब्रह्मांड का अगर डायमेंशन देखें तो देखो आपको ब्रह्मांड कैसे पता चल रहा हो। हटा दूं इसे? ठीक है। तो देखो हमें ब्रह्मांड में पढ़ना क्या है और देखना कैसे है। सपोज करो इस चीज को मैं पूरा ब्रह्मांड मेंशन कर लूं, ठीक? अगर ये पूरा ब्रह्मांड है तो सबसे पहली बात देखो, इस पूरे ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं यूं घूम रही हैं। इस ब्रह्मांड में क्या नजर आएंगी आपको? आकाश गंगा या गैलेक्सी। हम पढ़ क्या रहे थे? ब्रह्मांड या यूनिवर्स। इस ब्रह्मांड में पहली चीज आपको क्या मिली? गैलेक्सीज। और इस गैलेक्सी या इसे आप क्या कह रहे हो? आकाश गंगा। अब देखो चेक करो, पूरे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगा हैं। कितनी? ब्रह्मांड का डायमेंशन बता रहा हूं, हाइपोथेसिस है। पूरे ब्रह्मांड में कितनी अरब आकाश गंगा हैं? 100 अरब। इसी 100 अरब आकाश गंगा में एक हमारी भी आकाश गंगा होगी जहां हम रहते होंगे। कंफर्म? तो देखो इन आकाश गंगा की खासियत, हर आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। कितने तारे होंगे? 2 पॉइंट समझ में आया या नहीं? पूरे ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगा हैं? 100 अरब। हर एक आकाश गंगा में लगभग कितने तारे होंगे? 100 अरब। तो अगर मैं अपनी आकाश गंगा ले लूं तो सूर्य एक तारा है या नहीं? तो हमारी आकाश गंगा में लगभग कितने सूर्य हैं? 100 अरब सूर्य होंगे या नहीं? कंफर्म? अब इस आकाश गंगा को थोड़ा सा बड़ा करो। जैसे अपनी आकाश को बड़ा करूं, आकाश गंगा को, उसकी वजह मैं 100 अरब पॉइंट इस बोर्ड पर नहीं बना सकता। अगर 100 अरब पॉइंट बना दूं तो समझ लेना वो आकाश गंगा होंगी, और हर पॉइंट में 100 अरब पॉइंट और बनाऊं तो वो उतने तारे होंगे, और हर तारे के बगल में फिर मैं प्लैनेट्स बनाऊं, इट्स इम्पॉसिबल फैक्ट फॉर मी। ठीक? तो अपनी आकाश गंगा को यहां पकड़ते हैं। सपोज करो ये अपनी आकाश गंगा रही, स्पाइरल दिख रही है, सर्पिलाकार। इसके बगल में एक और आकाश गंगा है, नाम होगा एंड्रोमेडा। बस अब एक तरफ से देखते चलना, पूरे ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगा हैं? 100 अरब। हर आकाश गंगा में लगभग कितने तारे हैं? 100 अरब। ये हमारी आकाश गंगा है और ये बगल की पड़ोसी आकाश गंगा है। इसका आकार बड़ा है या नहीं? और हर बड़ी आकाश गंगा अपने से छोटी वाली आकाश गंगा को खा जाती है। इसका मतलब हमारी आकाश गंगा को कौन खाएगी? एंड्रोमेडा। ये जो एंड्रोमेडा है ये एक दिन हमारी आकाश गंगा को खा चुकी होगी। तो देखो अगर ये आपकी आकाश गंगा दिखाई दे रही, इसका आकार थोड़ा सा बड़ा कर लूं, जैसे इसका आकार बड़ा करूं तो आप समझना आपकी आकाश गंगा ये रही, सूर्य यहां पर है और ये आपके रहे सभी प्लैनेट्स। इसका मतलब मुझे ऐसे 100 अरब पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे अपनी आकाश गंगा में। एक पॉइंट देख लेते हैं, ये आपका सूर्य है और इस सूर्य में ये आपके प्लैनेट्स पड़े होंगे। खास वजह, जब यहां पर पड़े हैं तो सिर्फ जीवन इसीलिए है क्योंकि ये यहां पर पड़े हुए हैं। इस जोन को कहा जाता है गोल्डी जोन। क्या कहते हो? तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है हमारी सौर मंडल जो है हमारे आकाश गंगा के किस जोन में है, तो बताना है गोल्डी जोन में है। अगर नजदीक होते तो भी जीवन संभव नहीं था,
इससे ज्यादा दूर होते तो भी जीवन संभव नहीं था। अब जरा एक खास बात देखो, सर्पिलाकार यूं दिखाई दे रही है, लगता है कोई चीज बाहर की ओर निकल रही है। उल्टा सोच लो, क्यों बाहर की ओर निकल रही है? ऐसा नहीं लगता कोई चीज अंदर की ओर जा रही है? रियली हो ही यही रहा है, हर चीज अंदर की ओर जा रही है। सबसे ज्यादा तारे यहां पर है। सबसे ज्यादा तारे किसी भी आकाशगंगा के कहां पर मिलेंगे? केंद्र में। जब सबसे ज्यादा तारे यहां हैं तो यहां पर एक ब्लैक होल्स होता है और यह सबसे ज्यादा आकर्षण शक्ति होती है। तो देखो ये कर क्या रहा है, सारे तारों को खा रहा है। एक दिन खाते खाते इस सूर्य को भी खाएगा। कंफर्म, जब सूर्य को खाएगा तो एक ब्लैक होल बना या नहीं? हर आकाशगंगा अंतिम में जाकर क्या बना लेगी? एक ब्लैक होल। और इससे बड़ा ब्लैक होल ये वाला होगा, तो ये वाला ब्लैक होल इसे खाने की कोशिश करेगा या नहीं? पर डे आपकी आकाशगंगा यहां लाखों तारों को खा रही होती है, ये जो केंद्र है, और ये सूर्य को भी अपनी ओर खींच रही है। इसका मतलब एक दिन ये सूर्य को भी खाएगी। सबसे ज्यादा आकर्षण किसी भी आकाशगंगा के केंद्र में होता है। क्लियर सी बात समझ में आई या नहीं? तो अगर 1 by 1 पॉइंट देखें तो सबसे पहले हमें ब्रह्मांड में क्या देखना होगा? आकाशगंगा। आकाशगंगा में तारों की संख्या। तारों की संख्या जैसे आप आए तो तारे की टाइप लिखनी होंगी या नहीं, कि कब न्यूट्रॉन स्टार होगा, कब ब्लैक स्टार होगा, कब व्हाइट ड्वार्फ होगा। ठीक, तो जितने टाइप बन रहे होंगे इसके ड्वार्फ से लेकर न्यूट्रॉन स्टार से लेकर ब्लैक होल्स तक, हर एक टाइप को लिखेंगे। जब टाइप लिख लोगे तो फिर डायरेक्ट अपने सौर मंडल पे आओगे या नहीं? जब सौर मंडल पे आ जाना तो फिर बाद में अपनी धरती पर भी चले चलेंगे। तो अभी ब्रह्मांड में घूम रहे हो, ब्रह्मांड से कहां आएंगे? आकाशगंगा में। आकाशगंगा से कहां आएंगे? तारों पर। तारों से कहां आएंगे? अपने सूर्य पर। अपने सूर्य से कहां आएंगे? अपने सौर मंडल पर। और अपने सौर मंडल से किसे पकड़ेंगे? अपनी पृथ्वी को। कंफर्म? किसी को यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, क्या? गॉड पार्टिकल्स। देखो, गॉड पार्टिकल्स को सर्च करने की बात की जा रही है। सर्च करने की इसलिए बात की जा रही है कि एक ऐसा पार्टिकल है जिसका अस्तित्व है, मास भी रखता है, दिखाई नहीं देता। तो ये जो LCH कोलाइडल हाइड्रोजन मशीन जो स्विट्जरलैंड में स्थापित की गई, तो स्थापित करते समय इसका काम यही था कि ब्रह्मांड का निर्माण जिस पार्टिकल से हुआ उसका नाम गॉड पार्टिकल है और उससे ढूंढा जाए। वही एक ऐसी चीज हो सकती है जो ब्रह्मांड के निर्माण को बता सकती है। तो लोगों को यह लगा कि इंडियन मैथोलॉजी का सहारा लेना चाहिए। तो पूरे दुनिया का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है यह सर्न है। सर्न लेबोरेटरी कहां स्थापित की गई? स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड में क्यों स्थापित की गई थी? गॉड पार्टिकल को ढूंढने के लिए। तो मात्र एक लेबोरेटरी है जहां पर आपको भगवान शिव की नटराज प्रतिमा गेट पर मिलेगी। रीजन देखो क्यों मिलेगी? भगवान शिव जब नटराज आकार में होते हैं तो उनके पीछे देखो, यहां पर लट बनी है जो यूं जा रही हैं। किसी भी नटराज मूर्ति को देखा है? यह ब्रह्मांड के एक्सपेंशन को तो नहीं शो कर रही कि ब्रह्मांड एक्सपैंड हो रहा है। बात समझ में आई या नहीं? तो मात्र दुनिया की सबसे बड़ी लेबोरेटरी है, लगभग 10,000 साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं, भारत के साइंटिस्ट भी हैं। भगवान शिव की नटराज प्रतिमा भी स्थापित कर दी गई है गेट पर कि यही बताएंगे कि ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई है। मैथोलॉजीज है, सहारा लेना पड़ेगा। तो वहां पर गॉड पार्टिकल सर्च किया जा रहा है कि मास है, सर्च करना होगा। न्यूट्रॉन्स बीम और इलेक्ट्रॉन्स बीम सब पर ट्राई की जा रही है कि साथ में क्या पता प्रोटॉन बीम को यदि स्पीड ऑफ लाइट से टकराएं तो टकराने के बाद शायद गॉड पार्टिकल मिल जाए। तो डर हो गया था कि इस टक्कर से कहीं ब्लैक होल्स ना बन जाए। तो भारत के एक चेन्नई का लड़का था, उसने एक्सपेरिमेंटल रूप से बताया कि ब्लैक होल्स का निर्माण नहीं होगा, इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है। अगर बाई मिस्टेक ब्लैक होल का निर्माण सर्न लेबोरेटरी में हो जाता तो ये पूरे धरती को ही खा जाती। कैसे खाती? जैसे आपका जो सूर्य दिखाई दे रहा है यह पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा है। जिस दिन ब्लैक होल बनेगा एक गेंद की बराबर हो जाएगा। कितना बड़ा हो जाएगा? एक गेंद के बराबर। मीन्स आपको एक ऐसी गेंद दी जाए जो लगभग लाखों पृथ्वी के बराबर हो, आप इसे उठा नहीं सकते।
तो जरा देखो इतनी दूर की एनर्जी इकट्ठा होकर इतनी दूर में हो गई या नहीं? इतनी ज्यादा एनर्जी होगी कि अगल बगल की सभी चीजों को खा जाएगी। तो इसका मतलब सूर्य एक दिन इसे भी खाएगा। तो ये ब्रह्मांड का नियम है, जो चीज जहां से बनी है वहीं जाकर नष्ट भी होगी। जितने भी ये सारे एक्सपेरिमेंट हैं ये रेडियो टेलीस्कोप से नोटिस किए जाते हैं। तो जो रेडियो टेलीस्कोप है इनके लिए कोशिश की जा रही है कि भारत से लेकर पूरी दुनिया में स्थापित किए जाएं, क्योंकि एक टेलीस्कोप से ऐसा नहीं किया जा सकता। जब पूरी दुनिया में टेलीस्कोप स्थापित कर दिए जाएंगे तो पूरी दुनिया एक टेलीस्कोप हो जाएगी, जिसके माध्यम से पूरे ब्रह्मांड पे नजर रखी जा सके। इनका एक जाल या नेटवर्क बनाया जा रहा है। तो इस समय जो रेडियो टेलीस्कोप नासा की है ये वर्क कर रही है, साथ में भारत भी कोशिश कर रहा है कि रेडियो टेलीस्कोप स्थापित किए जाएं। तो पूरे ब्रह्मांड की जानकारी आपको मिल सकती है। सिर्फ एक ही चीज है इस समय, रेडियो टेलीस्कोप। तो रेडियो टेलीस्कोप की फ्रीक्वेंसी से हम पता करते हैं कि ब्रह्मांड में कौन सा तारा कहां हो सकता है, जीवन की संभावना कहां हो सकती है। इट्स अ ब्रॉड। आपके जो पॉइंट्स जीके लेवल पे बनते चलेंगे वो जरूर कराता चलूंगा। तो कल आपका जो नेक्स्ट क्लास होगी वो अपना रेगुलर करते रहिए। ओके, सादाबाद।